नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मेरे पास व्यूअर्स के बहुत कमेंट्स आए थे और उन्होंने ये कहा कि विश्व की क्रांतियों के बारे में कुछ बताया जाए। तो आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें विश्व की क्रांतियों के बारे में आपको बताया जाएगा। विश्व के अनेक देशों में जब शासन सत्ता ने जनता के हितों के खिलाफ कार्य करने शुरू कर दिए और आवाज उठाने पर दमन करना शुरू कर दिया, तो फिर क्रांतियां शुरू हुई और उन क्रांतियों ने उन देशों के पूरे स्वरूप को बदल कर रख दिया। और न केवल उस देश के बल्कि उन क्रांतियों का दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। तो आज हम इस वीडियो के साथ उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में आज हम बात करेंगे और पहले भाग में उसके प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688, जिसको रक्तहीन क्रांति या शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड वो देश है जिसने दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों पर साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उस देश को भी अपने ही देश में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। 1685 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई। यद्यपि चार्ल्स द्वितीय के समय में भी कुछ क्षेत्रों में इंग्लैंड में विद्रोह हुआ था, लेकिन उसके बाद लोग ये सोच रहे थे कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो उसका छोटा भाई जेम्स द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। जेम्स द्वितीय कैथोलिक था और व्हिग पार्टी, इंग्लैंड के अंदर उसमें दो राजनीतिक दल थे प्रमुख रूप से, व्हिग पार्टी और टोरी पार्टी। तो व्हिग पार्टी ने उसका बहिष्कार किया था और उसके खिलाफ बहिष्कार बिल लाए थे, विरोध किया था। लेकिन इसके बाद जनता जो है वो उसका समर्थन करने लगी राजा का, और राजा का राज्याभिषेक हुआ, जन समर्थन मिला उसे, और संसद में टोरी दल का बहुमत था। संसद में टोरी दल का बहुमत था और संसद के ज्यादातर सदस्य एंग्लिकन चर्च का समर्थन कर रहे थे। एंग्लिकन चर्च, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब यूरोप के अंदर धर्म सुधार हुआ तो इंग्लैंड में भी धर्म सुधार हुआ, और इंग्लैंड में हेनरी अष्टम के समय में धर्म सुधार शुरू हुआ। और हेनरी अष्टम जो पहले कट्टर कैथोलिक था, वो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से पोप के खिलाफ हो गया और उसने विरोध करना शुरू कर दिया। और इसके बाद प्रोटेस्टेंट विचारधारा का जन्म हुआ। उसके बाद उसकी बेटी मैरी गद्दी पर बैठी, जिसने तमाम प्रोटेस्टेंट लोगों को मरवा दिया। उसने अपने पिता से बदला लिया क्योंकि उसकी मां को छोड़ दिया गया था, तो उसे मैरी द किलर के नाम से जाना गया। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट विचारधारा के बीच जहां जनता आपस में विरोधी थी, वहीं पर शासन सत्ता में भी जिस विचारधारा का व्यक्ति पहुंचता था वो दूसरी विचारधारा के लोगों का दमन करता था। इसके बाद एडवर्ड षष्ठम गद्दी पर बैठा। वो ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाया और उसके बाद जो है वो बालक था, उसके संरक्षक जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, लिहाजा उन्होंने कैथोलिकों के ऊपर किया अत्याचार। तो इस तरीके से ये पहले से स्थिति चली आ रही थी कि धर्म के नाम पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब हेनरी अष्टम की दूसरी पुत्री जो कि एनी बोलोन से उत्पन्न थी, जिसका नाम एलिजाबेथ था, वो जब गद्दी पर बैठी तो उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और दोनों ही विचारधारा की अच्छी बातों को इकट्ठा करके एक नया धर्म बनाया, एक नई धार्मिक विचारधारा बनाई और उसका नाम था एंग्लिकन चर्च। तो जेम्स द्वितीय के समय में दो प्रमुख विचारधाराएं हैं, एक है कैथोलिक और दूसरी एंग्लिकन चर्च। कैथोलिक का स्वयं राजा है और एंग्लिकन चर्च के ज्यादातर लोग संसद में हैं।
तो इस तरीके से संसद चाहती थी कि वो सहयोग करे और राजा भी सहयोग करे व्यवस्था के अंदर, लेकिन परिस्थितियां जो है वो राजतंत्र के पक्ष में थी, जिसके कारण से जेम्स द्वितीय जो कि गद्दी पर बैठ चुका था, तो जनता उसका समर्थन कर रही थी, बहुत से लोग कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके की गलतियां चार्ल्स के समय में हुई हैं, अब उस तरीके की गलतियां जेम्स के समय में नहीं होंगी। मगर जेम्स कट्टर कैथोलिक था, लिहाजा उसने सत्ता प्राप्त करने के बाद अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और दूसरी विचारधारा के लोगों का दमन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई और इस तरीके की परिस्थितियां बन गई जिससे कि इंग्लैंड के अंदर विरोध शुरू हो गया। अब हम देखेंगे कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी, वे कौन से कारण थे जिसके कारण से क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अभी तक हमने क्रांति के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है, थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बताई है। अब कारणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जेम्स सेकंड। जेम्स, जैसा कि मैंने बताया कि कैथोलिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, लिहाजा वो प्रत्येक क्षेत्र में कैथोलिक धार्मिक विचारधारा को थोपना चाहता था और उसका वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। लिहाजा उसने कैथोलिकों को उच्च पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। और जेम्स प्रथम के समय में जो गृह युद्ध हुआ था, जेम्स प्रथम के समय में मनमथ का विद्रोह हुआ था और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, गृह युद्ध हुआ भी था, लेकिन उससे जेम्स द्वितीय ने कोई सबक नहीं लिया और बराबर कैथोलिकों को बढ़ावा देता रहा, जिससे कि एंग्लिकन चर्च की विचारधारा को अपनाने वाले लोग निरंतर असंतुष्ट होते चले गए। दूसरा कारण अगर हम देखें तो है टेस्ट एक्ट को समाप्त करना। एक टेस्ट एक्ट पारित किया गया था इससे पहले, ये चार्ल्स के समय में लागू किया गया था और इस टेस्ट एक्ट में क्या था कि एंग्लिकन चर्च के लोगों को उच्च पद प्रदान किए जा सकते थे। कहने का मतलब इस टेस्ट एक्ट के आधार पर यह व्यवस्था की गई थी कि किसी भी धार्मिक विचारधारा को मानने वाला यदि व्यक्ति है और उसमें योग्यता और क्षमता है तो उसे उच्च पद प्रदान किया जा सकता है। लेकिन संसद तो इसके लिए बराबर प्रयास कर रही थी कि ऐसा हो, परंतु राजा चाहता था कि कैथोलिकों को पद दिए जाएं। लिहाजा संसद और राजा के बीच में संबंध बिगड़ गए। जब संबंध बिगड़ गए और राजा ने देखा कि वो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पा रहा है, तो उसने पहले संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया और अधिवेशन के बाद जब स्थिति और ज्यादा बिगड़ती दिखी तो उसने संसद को ही भंग कर दिया, जिससे कि राजा मनमानी कर सके। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई, इसने इंग्लैंड के लोगों को और ज्यादा असंतुष्ट कर दिया। अब देखेंगे तीसरी विचारधारा, तीसरा पॉइंट, तीसरा कारण, तीसरी परिस्थिति क्या थी? निलंबन और विमोचन का दुरुपयोग। राजा को किसी भी कानून का निलंबन करने का अधिकार था और उसका विमोचन करने का अधिकार था। विमोचन करने का तात्पर्य एक तरीके से रिव्यू करना, यानी कि अगर किसी कानून में राजा चाहता है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करवा सकता है, उसका पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है। लेकिन इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि उसने कैथोलिकों को न्यायाधीश बना दिया और जो उदार विचारधारा वाले लोग पहले से न्यायाधीश थे उनको उनके पद से हटा दिया, प्रोटेस्टेंट लोगों को पद से हटा दिया गया। और इसी विचारधारा को अपनाते हुए उसने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को, विश्वविद्यालय की जो गवर्निंग बॉडी थी उनको, और जो डिप्टी गवर्नर इत्यादि होते थे दूसरे क्षेत्रों के अंदर, राज्यों के अंदर, उनको भी हटा दिया और उनके स्थान पर कैथोलिकों की नियुक्ति कर दी, कैथोलिक अधिकारी बना दिए। कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में कैथोलिकों को बढ़ावा मिलने लगा। राजा के समर्थकों ने क्या काम किया? अब जो राजा के समर्थक थे वे ऊंचे ऊंचे पद पा गए और उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि राजा ने जो उसके पास
कानूनों को रिव्यू करने का अधिकार था, जो उसको नियुक्तियां करने का अधिकार था, जो उसको निलंबन करने का अधिकार था, उसका उसने दुरुपयोग किया। उसने एंग्लिकन चर्च के लोगों को निलंबित किया और कैथोलिक चर्च के लोगों को नियुक्तियां दी और उन लोगों ने अत्याचार शुरू कर दिए। तो लिहाजा लोग और ज्यादा नाराज हो गए। अब अगला जो पॉइंट है वो है प्रथम अनुग्रह की घोषणा। प्रथम अनुग्रह की घोषणा राजा के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अप्रैल 1687 ईस्वी में ये घोषणा की गई थी और इसमें कहा था कि धार्मिक अयोग्यताओं को निलंबित कर दिया गया। धार्मिक अयोग्यताओं को कहने का मतलब है किसी भी पदाधिकारी के अंदर अगर धार्मिक योग्यता नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हटा दिया गया कि वो काम करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि टोरी तथा व्हिग दोनों दलों ने इसका विरोध किया था। देखिए, अब दोनों दल जो कि विरोधी थे, उन विरोधी दलों ने एक होकर के इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि कानून की सुरक्षा की आशा नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या था कि कानून की सुरक्षा नहीं रह सकती थी। और पादरियों, अब राजा ने क्या काम किया कि चूंकि धार्मिक अयोग्यता को हटा दिया गया, लिहाजा पादरियों को प्रिवी काउंसिल में नियुक्ति दे दी। प्रिवी काउंसिल क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड की एक ऐसी संस्था थी जो कि न्याय का काम करती थी। तो कहने का मतलब है कि अब पादरियों को न्यायाधीश बना दिया गया और वे पादरी किस तरीके का न्याय करेंगे? वे कैथोलिक न्याय करेंगे। कैथोलिकों को सजा कम देंगे और एंग्लिकन चर्च के लोगों को ज्यादा देंगे, प्रोटेस्टेंट को ज्यादा देंगे। कहने का मतलब है कि न्याय के क्षेत्र में भी राजा ने क्या कर दिया? कैथोलिक पादरियों का प्रवेश करवा दिया, जिससे कि यदि जनता को कोई भी परेशानी है तो वो क्या करेगा? मुकदमा करेगा। मुकदमा करके कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में क्या है? कोर्ट में उसके पक्ष में निर्णय होने वाला है नहीं, क्योंकि वहां तो दूसरी विचारधारा के कट्टर लोग बैठे हुए हैं। अब पांचवा कारण देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति का, और यह कारण था द्वितीय अनुग्रह की घोषणा। पहला अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब एक तरीके से मेहरबानी करना। तो राजा मेहरबानियां कर रहा था किसके ऊपर? कैथोलिकों के ऊपर। अगली ये 1688 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी और कैथोलिकों तथा डिसेंटरों को स्वतंत्रता दे दी गई थी, यानी कैथोलिकों को पूरी की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। अब इसमें था क्या? पादरियों द्वारा राजाज्ञा न पढ़ना। अब इसमें स्वतंत्रता ये थी कि जो राजा आदेश जारी करता था, जो राजाज्ञा होती थी, उसको पादरी लोग पढ़ करके सुनाते थे उस आदेश को। लेकिन अब इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत से पादरी ऐसे थे कि राजा की नीतियों से सरोकार नहीं रखते थे, उसका विरोध कर रहे थे। तो राजा ने जब अपने आदेश पढ़ने के लिए उन पादरियों को दिए, तो उन पादरियों ने उन दोषपूर्ण आदेशों को, उन अमानवीय आदेशों को पढ़ने से इनकार कर दिया। राजा ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलवाया और जब मुकदमा चला तो मुकदमा जब कोर्ट में पहुंचा तो वहां से 6 पादरियों को निर्दोष घोषित कर दिया गया कि इन्होंने कोई दोष नहीं किया है, कि किसी भी स्थिति में राजा जो है वो दबाव नहीं डाल सकता पादरियों के ऊपर। तो इस द्वितीय अनुग्रह की स्थिति ने क्या कर दिया कि जब पादरियों को कोई सजा नहीं मिली कोर्ट से, तो जनता बहुत खुश हो गई कि कम से कम अब कोर्ट हमारा साथ तो देने लगा है, कुछ न्याय तो करने लगा है। लेकिन राजा उतना ही ज्यादा नाराज हो गया। तो ये परिस्थिति भी राजा और जनता के बीच दरार बढ़ाने में सहायक हुई। अगला कारण, ड्यूक ऑफ मनमथ को फांसी देना। देखिए, व्हिग पार्टी जो थी वो मनमथ का समर्थन कर रही थी। मनमथ का पहले भी आप जान चुके हैं, मनमथ ने विद्रोह किया था। तो यदि किसी ने विद्रोह किया था, जनता भी मनमथ के विरुद्ध थी उसकी विचारधारा से, लेकिन राजा को मुकदमा चलाना चाहिए था उस पर, और न्यायालय जो निर्णय देता उस निर्णय को मानना चाहिए था। परंतु हुआ क्या? राजा ने उसको पकड़वा लिया और बिना मुकदमा चलाए 1688 में उसको फांसी की सजा दे दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राजा
अपनी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके उसको फांसी की सजा दिलवा सकता है। तो जनता भयभीत हो गई, जनता बहुत ज्यादा नाराज हो गई और जनता अब किसी भी तरीके से राजा का समर्थन करने वाली नहीं थी। अगली बात देखें, खूनी असाइजेज। खूनी असाइजेज क्या था? मनमथ का पतन, मनमथ को फांसी जब दे दी गई तो उसका पतन हो गया और उसके बाद क्या हुआ? बहुत से क्षेत्रों में विद्रोह हो गया। जब विद्रोह हो गया तो उन विद्रोहों को दबाने के लिए राजा ने विशेष न्यायालय बनाए और इन विशेष न्यायालयों का जो न्यायाधीश बनाया, विशेष न्यायालय का न्यायाधीश बनाया, वो था खूनी असाइजेज, इसको कहा गया। तो असाइजेज उसका नाम था और चूंकि वो बहुत क्रूर और निर्दयी था इसलिए, और उसने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था, इसलिए उसको खूनी असाइजेज कहा गया। उसने इतने कठोर दंड दिए कि स्त्रियों के भी सिर काट कर जलाए, सिर काट दिए गए, उनको जिंदा जला दिया गया। तमाम लोगों को, लगभग 250 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतरवा दिया गया, इसीलिए उसको खूनी असाइजेज कहा गया। तो जेम्स ने उसी न्यायाधीश को पुरस्कार दिया जिसने इतना बड़ा अपराध किया था, उसको पुरस्कार दिया, उससे बहुत खुश हुआ कि तुमने अच्छा काम किया है। तो जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई कि अब तो राजा खून का प्यासा हो गया है। आठवां बिंदु, आठवां पॉइंट, आठवीं परिस्थिति जिससे कि क्रांति को बढ़ावा मिला, वो थी मनमथ के विद्रोह के समय सेना बढ़ाई गई, जेम्स द्वारा स्थायी सेना रखना। अब देखिए, उस समय व्यवस्था क्या थी? इंग्लैंड में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके आधार पर एक पिरामिड की तरह श्रेणीकरण होता था। श्रेणीकरण क्या होता था कि जो सामंत होते थे उनके अपने क्रम होते थे, जैसे बैरन्स, नाइट्स, अर्ल, ड्यूक्स, है ना। इसमें सबसे छोटा पद जो होता था वो नाइट्स का होता था और सबसे बड़ा जो होता था वो अर्ल या बैरन का होता था। तो लिहाजा क्या हुआ कि वे लोग सेना रखा करते थे और जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी तो वो सेना उपलब्ध कराते थे। राजा के पास स्थायी सेना के रूप में केवल अंगरक्षक हुआ करते थे और अतिरिक्त सेना कम होती थी। लेकिन राजा को चूंकि आभास हो चुका था कि जनता उसके खिलाफ नाराज होती चली आ रही है, किसी भी समय विद्रोह कर सकती है, लिहाजा उसने स्थायी सेना रखी। तो उसने मनमथ के समय स्थायी सेना बढ़ा दी थी। बाद में सेना में और ज्यादा भर्ती कर ली गई, उसे स्थायी कर दिया गया। और पार्लियामेंट जो थी वो बढ़ाई गई सेना का व्यय नहीं उठाना चाहती थी, लिहाजा संसद ने इसको कम करने के लिए कहा, राजा से ये कहा कि सेना को कम कर लीजिए। तो राजा ने उस बात को अस्वीकार कर दिया और जब अस्वीकार कर दिया तो जनता भी नाराज हो गई। राजा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि हमारी स्थायी सेना को वेतन संसद के द्वारा स्वीकृत किया जाए और संसद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कमी नहीं की, संसद के अनुसार कमी होनी चाहिए थी सेना में, ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा विरोधाभास बढ़ता ही चला गया। अब अगली हम घटना देखें, अगला कारण अगर देखें घटनाओं का, तो वो था लंदन के निकट सेना की नियुक्ति करना। अब राजा ने क्या कर दिया कि लंदन के चारों तरफ सेना लगा दी। जब सेना लगा दी तो लंदन के लोगों भयभीत हो गए। 13,000 सैनिकों को स्थायी रूप से लंदन के चारों ओर रख दिया गया कि यदि किसी भी तरीके से कोई भी विद्रोही परिस्थिति पैदा होती है तो उसको नियंत्रित किया जा सके। अब जनता जेम्स के प्रति संदेह करने लगी कि ये पता नहीं किस दिन आदेश दे देगा और जनता को किसी भी अनहोनी की आशंका होने लगी। तो लंदन के जो लोग थे वे लोग राजा के इस काम से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अगली बात, जेम्स की फ्रांस के प्रति नीति। जेम्स द्वितीय जो था वो फ्रांस के प्रति उसकी क्या नीति थी? फ्रांस का राजा था इसमें लुई चतुर्दश, जो कि कट्टर कैथोलिक था, है? और इंग्लैंड के लोग कैथोलिकों से घृणा करते थे। राजा ने इंग्लैंड की जनता की इच्छा के विरुद्ध फ्रांस के शासक लुई चतुर्दश के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और वहां से सैनिक और आर्थिक सहायता प्राप्त कर ली।
इंग्लैंड के गौरव के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लिहाजा इंग्लैंड की जनता ने इसका विरोध किया, इसको राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया और इंग्लैंड की जो मौलिक विदेश नीति थी, राजा ने उसमें परिवर्तन कर डाला, जो उसके मौलिक सिद्धांत थे उसके खिलाफ हो गई। तो जनता जो थी वो राजा की इस नीति के कारण बहुत ही नाराज हो गई। राजा फ्रांस के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु फ्रांस का राजा कट्टर कैथोलिक था, इसलिए जनता नहीं चाहती थी कि फ्रांस से किसी तरीके की मदद ली जाए। अब इसके बाद ये सारी की सारी परिस्थितियां जो अब तक आपको बताई हैं, वो इस बात के लिए काफी थी कि क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। कहने का मतलब एक तरीके से बारूद तैयार हो चुकी थी, अब उसमें आग लगने बाकी था। लेकिन अब इस समय क्या था, लोग ये सोच रहे थे कि राजा वृद्ध हो चुका है और धीरे इसके कोई पुत्र है नहीं, धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी इसकी और इसे छुटकारा मिल जाएगा। परंतु स्थिति कुछ और पैदा हो गई। स्थिति ये पैदा होगी कि पुत्र का जन्म हो गया। अब ये पुत्र का जन्म भी बड़ा संदिग्ध था। इंग्लैंड के लोग अत्याचार सहन कर रहे थे और राजा का अंत चाहते थे कि राजा का अंत हो जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसी समय पुत्र के जन्म का समाचार पूरे इंग्लैंड के अंदर फैल गया, तो लोगों को ये लग गया कि अब तक तो जेम्स द्वितीय अत्याचार कर रहा था और अब इसी वंश के शासक आगे आने वाले हैं, लिहाजा सबको बहुत अधिक भय हो गया, जनता भयाक्रांत हो गई और आशंका फैल गई। अब जनता के कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये पूरा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र ये कि जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने शायद ऐसा किया कि किसी अन्य बच्चे को लाकर राजमहल में लाए और उसी बच्चे को राजा का पुत्र घोषित कर दिया। अगली जो और अंतिम बात थी वो ये थी कि व्हिग व टोरी दल में एकता, कि जो इंग्लैंड की दो विरोधी पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, व्हिग पार्टी और टोरी पार्टी, जिनको कि हम जो है लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही विरोधी विचारधारा वाली थी, लेकिन राजा के द्वारा अनेक तरीके के दमनात्मक कार्य करने के कारण से, अन्यायपूर्ण कार्य करने के कारण से, अत्याचार करने के कारण से दोनों ही दल एकजुट हो गए और इंग्लैंड के सभी लोग परेशान थे इससे। इसलिए जेम्स निरंतर दमनात्मक कार्य कर रहा था, अत्याचार कर रहा था लोगों पर। दोनों दलों ने एक होकर के मैरी, जो कि प्रोटेस्टेंट थी, अब देखिए राजा के घर में दो पुत्रियां थी, तो वो दोनों ही पुत्रियां प्रोटेस्टेंट विचारधारा को मानने वाली थी, यानी एंग्लिकन चर्च को मानने वाली थी, जबकि राजा अपनी जिद किए हुए था और कैथोलिक विचारधारा को मान रहा था और जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रहा था। तो अब दोनों ही दलों के लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि राजा को हटा दिया जाए और उसकी बेटी मैरी को सिंहासन पर बिठाया जाए। तो इस तरीके से अब पूरी परिस्थितियां तैयार हो चुकी थी और क्रांति होने को थी। लोगों ने योजना बनाई और योजना बनाने के बाद मैरी, जो कि उसकी बेटी थी, और विलियम, जो कि दामाद था, उन दोनों को बुलाया, जो कि हॉलैंड में थी इसमें, जब उनको बुलाया और उसके बाद राजा को हटा करके इन दोनों को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासन सौंप दिया गया, सिंहासन सौंप दिया गया। तो इस तरीके से ये क्रांति के प्रमुख कारण थे जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। और इसके बाद ये वीडियो आपने देखा है जिसमें मैंने कोशिश की है कि इंग्लैंड की क्रांति की प्रत्येक जानकारी जो कारणों से संबंधित है वो आप तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे आने वाली वीडियो देखते रहिए। हम आपको बेहतर जानकारी अवश्य देंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।